दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान द पब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को देखें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि इस विचार प्रक्रिया की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके। जैसा कि जानते हैं आजकल बिहार में राजनीति काफ़ी गर्म वातावरण में चल रही है, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है, ये चुनावी साल है बिहार के लिए। और हम जैसे राजनीतिक विश्लेषकों की स्थिति यह रहती है कि जैसे किसी चांदी चोर की जेब में जो फटे उसकी छेद में झांक करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पूरा खजाना कहाँ पर है, और दोराहे पर जाकर के ठिठक जाते हैं जैसे कि अब यह भी सच है वह भी सच है, तो क्या अनुमान लगाया जाए, किधर बढ़ा जाए। यह सब तो बात अपनी जगह पर है, लेकिन बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है और जो चुनावी साल होने के कारण ही यह गरमाई हुई है। अब जब से कृष्णा अलावरू जब से बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, तब से इस राजनीति में एक नई किस्म की चेतना दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि बिहार में कांग्रेस अपने दम पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है और चुनावी मैदान के लिए तैयारी कर रही है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी पर इतनी आश्रित क्यों हो जाए। और लोग ये बार-बार ये सवाल उठाते हैं कि अभी तक जो कृष्णा अलावरू हैं, वे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से मिलने नहीं गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और इंडिया गठबंधन के बिहार में कम से कम निर्णायक भागीदार हैं, साथी हैं, और उनकी अपनी जबरदस्त भूमिका भारतीय राजनीति में जो रही ही है। कांग्रेस से भी और खासकर परिवार से उनकी काफी निकटता भी रही है, ये जानते हैं, लेकिन वे मिलने नहीं गए। तो लोग इसके देखिए नेताओं का आपस में मिलना जुलना, मिलते जुलते रहना, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक है और सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण ही राजनीतिक प्रक्रिया में भी इसका महत्व है। लेकिन मिलने जुलने और मिलते जुलते रहने की जो राजनीति है वह भी उतनी सरल रेखा पर नहीं चलती है, उसके भी अपने पेचोखम तो होते ही हैं। और उस पेचोखम में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसकी व्याख्या पत्रकार लोग अपने अपने ढंग से करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हों या खुद राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उसका अर्थ अपने ढंग से निकालते रहते हैं। तो अब दिक्कत यह होती है कि उसकी व्याख्या कैसे की जाए। ऐसा नहीं कि वे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय पत्रकारों से जो बिहार में हैं, इतने दिनों से बिहार में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, लगभग 30-35 साल तो हो ही गए, और अब तो केंद्र सरकार में भी 15 साल तक का हिसाब किताब हो गया है। तो सत्ता से बाहर रहने के कारण जो रिश्ता होता है लोगों से वह जरूर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो पत्रकार लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, कृष्णा अलावरू से भी सवाल किया कि आप उनसे मिलने नहीं गए, वो बीमार हैं, मिलने जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेगा। तो उसके आगे उन्होंने नहीं कहा कि क्यों नहीं गए या कब जाएंगे या क्या करेंगे। तो इसे लग रहा है कि कुछ लोग इसे बिहार की अस्मिता या बिहार के लालू यादव जी से नहीं मिलने को कांग्रेस के अपमान की दृष्टि से देखने की भी कोशिश करेंगे, और ऐसा करेंगे कि लगता है कि बिहार की अस्मिता के सवाल से भी उसको जोड़ देंगे। इसी क्रम में यह भी पूछा जाता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। हालांकि एनडीए में भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है, कौन मुख्यमंत्री होगा एनडीए में। लेकिन खास करके इंडिया गठबंधन में लोग बार-बार ये सवाल पूछा जा रहा है, लोगों की उत्सुकता भी है, और उसका कारण ये है उत्सुकता का कि तेजस्वी यादव इसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्राकृतिक रूप से दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपना स्टैंड अभी नहीं क्लियर किया है, तो इसको लेकर के भी काफी चिंता लोगों को होती है और एक तरह से उत्सुकता बनी हुई है। देखिए, पहले मिलने-जुलने की बड़ी जबरदस्त राजनीति रही है। पहले के ज़माने में उन दिनों की बात है जब
बाबू जगजीवन राम थे, ललित नारायण मिश्रा थे। उस ज़माने की बात मैं याद कर रहा हूँ। तो जो सांसद होते थे, वे अपने यहाँ अपने इलाके से, अपने राज्य से आने वाले लोगों के रहने-खाने आदि की व्यवस्था करते थे और लगभग इस बात का ख़्याल रखते थे कि उनके यहाँ आगंतुकों की संख्या कम न हो जाए, क्योंकि आगंतुकों की संख्या से उनके राजनीतिक प्रभाव और उनकी लोकप्रियता को भी नापा जाता था। बाबू जगजीवन राम इस बात को लेकर के काफ़ी कभी-कभी अपना दुःख भी प्रकाश करते थे, दुःख भी व्यक्त करते थे कि बिहार से आने वाले लोग चुपके से मिश्रा जी के यहाँ चले जाते हैं। कई कारणों से जाते रहे होंगे, लेकिन उन्हें ये लगता था कि सत्ता के केंद्र में उसकी संरचना में तो महत्वपूर्ण जगह पर हम हैं, राजनीति में भी उनसे अधिक लोकप्रिय हम हैं, लेकिन वे उनके यहाँ चले जाते हैं। तो इसको लेकर के कई बार उन्होंने कहा भी और अपने यहाँ लोगों के रहने-खाने का इंतज़ाम भी किया कि यहाँ उनको सुविधा हो। लेकिन हो सकता है कि लोग अन्य कारणों से जाते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते थे जिन्हें तरह-तरह के काम करवाने होते हैं, तो पर अधिक सुविधा पाते होंगे। इसी प्रकार जो हमारे बिहार में हर किसी को उम्मीद होती है तो कि लालू यादव जी से मिलने कांग्रेस के नेता जो बाहर से आते थे, राहुल गांधी को लोगों ने देखा उनके यहाँ गए हुए और काफ़ी अंतरंग देखा, कुछ किचन-विचन का भी दृश्य लोगों ने देखा था। तो उन्हें यह लगने लगा कि नहीं, कांग्रेस जो है सो वो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव चला रहे हैं और इस तरह की छवि गढ़ी गई कि कांग्रेस जैसे अधीनस्थ पार्टी हो। कांग्रेस बराबर की भागीदार है, ऐसा संकेत इस समय में कांग्रेस दे रही है। लेकिन बिहार के लोग इसका अर्थ अपने ढंग से लगा रहे हैं, माने बिहार के जो पत्रकार लोग हैं। तो अब आशीर्वाद देने जाएँगे, नहीं जाएँगे या कब जाएँगे, यह तो अलग बात है। ऐसी खबर है कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी जी भी बिहार आ रहे हैं, तो वे फिर क्या भूमिका लेते हैं, जाकर के उनसे मिलते हैं या महागठबंधन की कब बैठक होती है। कृष्णा अलावरू ने तो जहाँ तक लगता है कि महागठबंधन के किसी भी साथी दलों से, घटक दल से, तो उनके नेताओं से तो उनकी मुलाकात ही नहीं है। वो सही भी है, वो अपना कांग्रेस का घर ठीक करने आए हैं, गठबंधन को ठीक का महत्व समझते हुए कांग्रेस का घर ठीक करने आए हैं। लेकिन गठबंधन के घटक दल के नेताओं से बात करना तो केंद्रीय नेतृत्व का ही काम है, इसलिए भी शायद वो थोड़ा-सा हिचक रहे होंगे। अब एनडीए में भी देखिए कि जो नीतीश कुमार हैं और उनके शुभचिंतकों की ये बार-बार ख्वाहिश होती है, ये बार-बार इच्छा होती है कि और उनकी तरफ से कई तरफ से ये संवाद भी गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए घोषित करे। लेकिन एनडीए ने भी इसकी घोषणा नहीं की है। आज शायद अमित शाह जी का बिहार दौरा है, तो उनकी बैठक होगी तो कोई चेहरा हो सकता है कि घोषित कर दें। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है और मुश्किल काम ये है कि अभी एनडीए भी अपना चेहरा घोषित नहीं करना चाहता है, राष्ट्रीय गठबंधन भी और इंडिया गठबंधन में भी इसको लेकर के कोई ऊहा-पोह की स्थिति नहीं है। घोषित रूप से बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा अघोषित है और उसके अपने राजनीतिक कारण होंगे, कुछ रणनीति होगी। अब इसके क्या मायने होंगे, क्या होगा, क्या कहा जाए? लेकिन ये है, अभी चेहरों का बहुत संकट है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने अध्यक्ष का चेहरा नहीं ढूँढ पा रही। लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अभी उनकी क्या अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था, उसी को माना जाता है या वो है भी। तो वहाँ भी अध्यक्ष के चयन के लोग को लेकर के कोई फैसला शायद नहीं हुआ। कम से कम इसकी जानकारी बाहर नहीं आई है, तो या मुझ तक नहीं पहुँची। तो अभी वो अपने अध्यक्ष का चेहरा नहीं खोज पा रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी। इतने सारे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन चेहरों की भीड़ में अध्यक्ष का चेहरा नहीं मिल रहा है। तो इसके भी राजनीतिक निहितार्थ हैं। हालाँकि जो मुख्य धारा की मीडिया है,
वह कभी इसकी की है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो काफ़ी अनुशासित चल रहा है और उसमें समय का बड़ा ख़्याल रखा जाता था। लेकिन लगता है उनके संविधान में भी कुछ इस तरह के संशोधन हो गए हैं कि उसका कोई निश्चित अवधि के लिए अध्यक्ष अब शायद नहीं होंगे। पता नहीं, संविधान तो मैंने देखा नहीं, लेकिन कहीं मीडिया में खबर इस तरह की आई थी। अब चेहरा का क्या कीजिएगा? जब से दिल्ली का चुनाव नतीजा आया, उसके बाद से ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी का भी चेहरा चाँद हो गया और अब इधर लोग, उनके जो भक्तजन थे, उनमें से जो कुछ बचे रह गए हैं वो "आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा" का गाना गा रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा कहीं दिखता नहीं है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल की सक्रियता का कोई आभास तो मिलता नहीं है। अब देखिए, इंडिया गठबंधन का ही कोई चेहरा नहीं है। कुछ अगर चेहरा का मतलब संयोजक लिया जाए, नेता लिया जाए, तो इंडिया गठबंधन का भी कोई चेहरा नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप सभी सहमत होंगे कि एनडीए का भी कोई संयोजक नहीं है, कोई चेहरा नहीं। एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी अ, सक्रिय थे, प्रधानमंत्री थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आता था और भी कई लोगों के नाम आते थे। जब यूपीए बना था तो कई लोग थे जो संकट मोचक थे और कई लोगों का नाम जाना जाता था कि ये इसके मतलब शुभचिंतक हैं, यही इसका यूपीए का चेहरा है। लेकिन आज ना इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा है और ना एनडीए में कोई चेहरा है। तो चेहरों का संकट तो बहुत ज़बरदस्त पूरे भारतीय राजनीति में है। अब इन दिनों जो लड़ाई चल रही है वह चेहरों की लड़ाई नहीं है, वह मोहरों की लड़ाई है। मोहरे आपस में लगता है कि लड़ रहे हैं और एक रूम थिएटर की तरह उस ज़माने में एक नाटक आया था, मुझे लगता है कि शायद सत्यदेव दुबे जो बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हमारे हुए हैं, उन्हीं के निर्देशन में एक नया नया नाटक आया था, जिसमें प्रतिबिंब या बिंब नाम था उसका। तो उसमें लगता था कि किसी का चेहरा अचानक एक दिन सुबह देखता है कि चेहरा उसको अपना चेहरा आईने में नहीं दिख रहा है। तो चेहरों की तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इन दिनों लगता है कि भारत की राजनीति में जो चेहरे कमज़ोर हो रहे हैं। खुद लोकतंत्र का चेहरा कितना समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र का चेहरा कहाँ खो गया। भारत की समग्र जो राजनीतिक है, दलीय राजनीति की बात रहने दीजिए, जो समग्र राजनीति है, लगता है कि उसके चेहरे पर भी, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उसके चेहरे पर भी लगता है कि बड़ा संकट है। तो ऐसे में चेहरा खोजे जा रहे हैं। क्या यह संभव है कि चुनाव परिणाम के बाद मतपेटी से आवाज़ आएगी कि लो ये रहा तुम्हारा चेहरा? और इन चेहरों की राजनीति के पीछे जो मुद्दों की राजनीति है, महँगाई की राजनीति है, जो महँगाई बढ़ रही है, जो आर्थिक परिस्थिति है, जो बेरोज़गारी है, उसकी चिंता, उन मुद्दों को कौन उठाए? सवाल यह भी है। क्योंकि हमारी चिंता तो इस बात में रहती है कि सत्ता का चेहरा कौन होगा, कौन सरकार बनाएगा, किसकी क्या हैसियत होगी, उन मुद्दों पर क्या सुनवाई होगी, उन मुद्दों का क्या होगा? लगातार वैश्विक परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। अब सुनते हैं 2 तारीख से कुछ नई नीतियाँ लागू होंगी। तो देखा जाए क्या होता है। इस समय जो चारों तरफ जो अंधेरा छाया हुआ है, उसमें ना कोई आकृति दिखती है, अंधेरे में ना कोई रंग दिखता है, ना कोई आकार दिखता है। तो ये अंधेरे का भी असर हो सकता है कि हमारा जो चेहरा है यहाँ पर, वह नहीं दिख रहा है। लेकिन इससे बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस को नया चेहरा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। सांगठनिक चेहरा उनका बनेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने चेहरे को सँवार रही है, लेकिन उनकी जो नीतियाँ हैं, वो अब संविधान को साथ में रखते हुए, संविधान को देखते हुए, वे नीतियाँ बहुत आगे से तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अभी देखिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के मामले में अ, लगातार चिंताएँ व्यक्त की जा रही है। एक पक्ष कहता है यह बहुत सही है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं, इसमें कुछ इरादे इसके ठीक नहीं हैं। लेकिन मजबूती के साथ, चूँकि बहुमत में भी कमज़ोरी है, तो मजबूती के साथ वे इस अपनी नीतियों पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
ऐसी नीतियां जो सबके हित में हो, जिस पर सर्व स्वीकृति हो, जो सहमिलानी हो, सह अस्तित्व को जो मजबूत करे, ऐसी नीतियां लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से जो शासन में हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनको ये बात पसंद ही नहीं आती है। अभी सामने रामनवमी है और रामनवमी के अवसर पर सभी जगह एक नए तरह की भाव-भंगिमा भी बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव है, तो यहाँ भी रामनवमी के अवसर को का राजनीतिक इस्तेमाल करने की पूरी योजना लगता है कि तैयार हो गई है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। हालाँकि ममता बनर्जी जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वे स्थिति को राजनीतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से बिगड़ने नहीं देंगी, ऐसा यहाँ के लोगों की धारणा है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन देखिए कि इस चेहरे की लड़ाई में भारतीय राजनीति किधर जाती है और उसके क्या निहितार्थ आते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की जो नीतियां हैं, वो हमें हासिल हो और हम लोगों को, हमारे अधिकांश जो बहुत बड़ी आबादी है, उसको सिर्फ 5 केजी अनाज या कुछ राहतें, रियायतें ही ना मिले, मुट्ठी भर लोकतंत्र भी उनके हिस्से में आना चाहिए और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इस पर हम सभी को मिल-जुल करके विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी से देश की भलाई है। ऐसे कठिन समय में देश जो बाहरी स्थिति है, जो बाहरी राजनीति, कूटनीति जो बदल रही है, ऐसी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए देश को अंदर से मजबूत होना ज़रूरी है और अंदर से मजबूत होने के लिए तमाम विविधताओं और के बीच हमारे बीच में विश्वास, भरोसा का लौटना ज़रूरी है। पारस्परिक एकता का, बिना किसी संशय के, बिना किसी कपट के पारस्परिक एकता की ज़रूरत होगी और उस निष्कपटता की कोशिश तो सात दल से ही हो सकती है, सत्ता के शीर्ष से ही हो सकती है। हालाँकि हमारे सार्वजनिक जीवन में जो सजगता है, जो सार्वभौमिक स्वीकृति का वातावरण है, एक-दूसरे को साथ लेकर चलने का वातावरण है, उसमें संकट तो दिख ही रहा है। नेता विपक्ष से सरकार नहीं मिल पाते हैं, सरकार के नेता विपक्ष सरकार से नहीं मिल पाते हैं। ये संसद संवाद से अधिक संघर्ष की जगह बन गई है। आखिर देश का रास्ता निकालने के लिए सरकार को कोशिश तो करनी होगी और यह मानना होगा जैसे सरकार पूरे देश की है, चाहे कोई उसे वोट दे न दे, वैसे ही विपक्ष भी सारे देश के लोगों, चाहे जिसने उसको वोट दिया हो या न दिया हो। तो विपक्ष की भी मर्यादा हो रही है, विपक्ष का भी चेहरा लगता है कि धूल-धूसरित किया जा रहा है। अगर विपक्ष का चेहरा लोकतंत्र में धूल-धूसरित होता है, कमज़ोर होता है, तो सरकार का चेहरा भी इससे मजबूत नहीं होता है। आपकी क्या राय है विपक्ष और सरकार के संबंधों के बारे में, नागरिक संबंधों के बारे में, वैश्विक परिस्थिति या अपनी हमारी आंतरिक परिस्थिति में सहमिलानी संस्कृति के बारे में, नागरिकों के बीच में एकजुटता होनी चाहिए और निश्चल एकजुटता होनी चाहिए, तो और वो कैसे वह कायम रहे, तमाम तरह की चीज़ों के साथ ही वह आगे बढ़े, तो इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सोचेंगे और अपनी टिप्पणियों से हमें ज़रूर बताएँगे, अवगत कराएँगे कि आपकी इस विषय में राय क्या है और यह कैसे संभव है, इनसे कैसे, खतरों से कैसे बचा जाए और कैसे हमारा देश आगे बढ़े। जी नमस्कार, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।